प्रशासनिक तरीके से या फिर न्यायिक तरीके से अगर कोई रिपोर्ट दर्ज कराता है तो रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो जाती है। चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद जो अगला जो मेजर स्टेप आता है, यहाँ पर मैं समन और वारंट के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं अगले स्टेप जो अगला मेजर स्टेप है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो अगला जो मेजर स्टेप आता है यानी कि चार्ज का, इस स्टेज पर आरोपी पर चार्ज बनता है और चार्ज बनने के बाद जो अगला जो मेजर स्टेप आता है वो होता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस का। इस स्टेज पर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। प्रोसिक्यूशन एविडेंस का मतलब होता है कि अभियोजन के पक्ष की तरफ से अदालत में सबूत और गवाहों को प्रस्तुत किया जाता है। अब बात आती है कि भाई ये अभियोजन पक्ष क्या होता है। अभियोजन पक्ष उसे बोलते हैं जिसके द्वारा जो केस किया गया है, जो रिपोर्ट लिखाई गई है, ठीक है ना, एज ए वादी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो वादी पक्ष होता है, जो अभियोजन पक्ष होता है, जो प्रोसिक्यूशन पक्ष होता है, उसकी तरफ से ये सारे नाम एक ही के हैं। आप ऐसा मत समझना कि वादी अलग होता है, प्रोसिक्यूशन अलग होता है, ठीक है ना, अभियोजन पक्ष अलग होता है, ये एक ही है। मैं अलग अलग नामों से आपको बता रहा हूं ताकि आप लोग आसानी से समझ लें। तो अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में सबूत और गवाहों को प्रस्तुत किया जाता है आरोपी के खिलाफ, वो आरोपी के खिलाफ गवाही देते हैं, ठीक है ना। अब प्रोसिक्यूशन जो मैं आपको बता रहा हूं ना, प्रोसिक्यूशन एविडेंस की जो ये स्टेज है, जो गवाहों की गवाही की जो स्टेज है, इस स्टेज को भी 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है एग्जामिनेशन इन चीफ, दूसरा है क्रॉस एग्जामिनेशन और तीसरा है री एग्जामिनेशन, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ की। इस स्टेज पर क्या होता है, यानी कि सबसे पहले क्या होता है कि आपकी तरफ से यानी कि अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में गवाह प्रस्तुत होता है और वो अपनी पूरी घटना बता देता है कि किस तरह से घटना घटी, यानी कि जो भी अपराध हुआ उसमें जो गवाह है वो बताता है कि भाई मैं उस रास्ते से जा रहा था, ठीक है ना, शाम के 7 बज रहे थे, ठीक है ना, और मैंने देखा कि चौराहे पर ये 2 लोग जो भी नाम हैं, ठीक है ना, उनके आप बोल सकता है कि ये लोग उस व्यक्ति को मार रहे थे या गोली मेरे सामने उसमें गोली मार दी, ठीक है ना, और मैं फिर वहां से चला गया। इस तरह से वो बोल सकता है, जो भी स्टोरी है अपने तरह से वो एक्सप्लेन कर सकता है, जो भी कहानी है। ये तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हर में यही चलेगा। वो अपनी स्टोरी बताएगा, जो भी आपकी घटना घटी है, जो भी आपका मामला रहा है, वो गवाह जो है उस स्टोरी को एक्सप्लेन करेगा कि इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। मैंने देखा कि ये व्यक्ति या ये जो आरोपी है इसने मेरे सामने मर्डर किया। अगर मामला मर्डर का है, किडनैपिंग का है या फिर मारपीट का है तो वो बताएगा कि हाँ भाई मेरे सामने मारपीट हुई, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा। या फिर कोई किडनैपिंग है तो वो बोलेगा कि हाँ मेरे सामने लोगों ने किडनैपिंग की। जो भी मैटर है, हम मर्डर का लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, तो वो बोलेगा कि हाँ इन लोगों ने, जो भी लोग हैं, ठीक है ना, इन लोगों ने, जो आरोपी बनाए गए हैं, इन लोगों ने मेरे सामने उस व्यक्ति को मारा, 1 गोली मारी या 2 गोली मारी, वो बोल सकता है कि यार इनको गोली मारी, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो हो गया एग्जामिनेशन इन चीफ, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का। अब जो गवाही हुई है, अब ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है ना, कभी भी कहीं से भी किसी गवाह को पकड़ लाओ, उसे थोड़ा समझा दो कि भाई तुम ऐसे अदालत में बोल देना, तो वो बोल देगा। तो इस तरह से अभी इस गवाही की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी इस पे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। अभी इसको परखा नहीं गया है कि ये जो बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है ना। उसके लिए होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। और क्रॉस एग्जामिनेशन कौन लेता है? क्रॉस एग्जामिनेशन दूसरे पक्ष का, जो आरोपी पक्ष जो होता है ना, आरोपी की पक्ष की तरफ से जो वकील होता है वो वकील क्रॉस एग्जामिनेशन लेता है। लेकिन अगर वकील, जो आरोपी पक्ष की तरफ से जो वकील है, अगर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं लेता है तो ऐसे मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमा मजबूत होता है, अगर वो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करता है तो। लेकिन ज़्यादातर मामलों में क्रॉस एग्जामिनेशन होती है और वकील करते हैं, क्योंकि उसे अपने पक्ष को बचाना भी तो है, ठीक है ना। तो क्रॉस एग्जामिनेशन वो किस तरह से करेगा? वो पूछेगा कि भाई बताइए किस तरह से घटना थी, जैसे कि जो भी एग्जामिनेशन चीफ में जो भी घटना को एक्सप्लेन किया गया है उस पर वो क्वेश्चन पुटअप करेगा, ताकि वो उसका एक तरह से परीक्षा ले सके जो गवाह की, कि गवाह किस तरह से, क्या वो सही बोल रहा है, उसको एक तरह से गुमराह करने की कोशिश करेगा, उसकी गवाही को झुठलाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन ऐसे पुटअप करेगा, उसे कंफ्यूज कर देगा, गुस्सा दिलाएगा, ठीक है ना, ताकि गुस्सा में वो कुछ और बोल जाए, जिससे कि अदालत में उसके कैरेक्टर को ओपन किया जा सके कि ये किस कैरेक्टर का रहना, किस कैरेक्टर से बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो इस चीज से पर्दा उठाने के लिए जो क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन वो किस तरह से एक्सप्लेन कर सकता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
जैसे कि वो पूछेगा कि आप बताइए घटना कितने बजे की है, तो वो कहेगा कि घटना 7 बजे की। यहाँ पर आरोपी की पक्ष से जो वकील है वो पूछेगा कि भाई घटना कितने बजे की है, तो जो गवाह है वो कहेगा कि घटना 7 बजे की थी। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि जिस रास्ते से आप जा रहे थे क्या वहाँ पर कितने लोग मौजूद थे, जहाँ पर घटना घटी थी वहाँ पर कितने लोग मौजूद थे, तो वो कहेगा कि मैं था, 2-4 लोग और थे, वो कुछ राहगीर भी थे, ऐसा वो बोल सकता है। ठीक है, तो वो कहेगा कि बताइए वो गवाही देने के लिए क्यों नहीं आए, आप क्यों चले आए, क्या मतलब है आपका गवाही देने के लिए, तो वो कहेगा कि भाई इन लोगों ने मुझसे कहा, मतलब जो अभियोजन पक्ष ने मुझसे कहा, इस वजह से मैं इनका सपोर्ट करने के लिए चला आया, या कुछ भी बोल सकता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आई मीन कुछ भी एक्स वाई जेड। तो वो कहेगा कि अच्छा एक बताइए, आगे वो अगला क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा ये बताइए कि उसके कितनी गोलियां मारी गई थी, तो वो कहेगा कि गोलियां मारी गई थी लेकिन मुझे ये नहीं पता कितनी गोलियां मारी गई थी। ठीक है, या आपको कैसे पता कि गोली मारी गई थी, तो वो कहेगा कि भाई मैंने आवाज़ सुनी थी गोली मारने की, कुछ भी एक्स वाई जेड वो बोल सकता है। ठीक है ना, कि मैंने आवाज़ सुनी थी गोली मारने की, कि गोली कितनी आवाज़ सुनी थी, कि 2 गोलियों की आवाज़ सुनी थी। ठीक है ना, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है कि पता लगता है कि जो आरोपी जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके गोली 3-4 मारी गई हैं, और जबकि आवाज़ वो कह रहा है कि मैंने सिर्फ 2 गोलियों की आवाज़ सुनी थी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंटों को पकड़ा जाता है। वो ये कहेगा कि भाई मैंने 2 बार गोलियों की आवाज़ सुनी, 2 बार आवाज़ आई थी। ठीक है, तो वो कहेगा, तब वो इस चीज़ को पॉइंट को रख सकता है कि यहाँ पर जो आरोपी की जो आई मीन जो जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी गोलियां 3 लगी थी या 4 लगी थी या फिर 1 गोली मारी गई थी, तो फिर इन्होंने 2 गोलियों की आवाज़ कैसे सुन ली। ठीक है ना, जबकि इस तरह से बात को एक्सप्लेन किया जाता है, क्वेश्चन उसकी जो गवाही है उसको उधेरा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से जो है क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और इसमें जो है कमियां निकाली जाती हैं ताकि अदालत में दाखिल की जा सके, उन कमियों को अदालत में दिखाया जा सके कि इनकी गवाही किस हद तक सही हो सकती है और किस हद तक गलत हो सकती है, कि इनको यही नहीं पता है कि गोलियां 2 चली थी या 3 गोलियों से मारा गया। ठीक है ना, अब पूछा जाएगा कि अच्छा आपने देखा था कि वो जिस व्यक्ति ने गोली मारी वो यही लोग थे, तो वो कहेंगे कि हाँ भाई ये इन्हीं लोगों ने गोली मारी थी या इन लोगों ने आपस में मिल करके प्लान करके गोली मारी थी, आई मीन कुछ भी एक्सपाइजेड बोल सकता है। तो वो ये कहेगा कि अच्छा एक बताइए कि 7 बजे का टाइम था, तो 7 बजे के टाइम में तो अंधेरा होता है, फिर आपने इनको देख कैसे लिया। ठीक है ना, तो वो ये कहेगा कि उस समय लाइट थी या रोशनी की वजह से मैंने इनको देख लिया। एक्सपाइजेड जाहिर सी बात है कि अगर शाम के 7 बजे की बात है तो रोशनी होगी तभी तो उसे देखा होगा, वो ऐसा ही बोलेगा। या फिर वो ये बोल सकता है कि मेरे पास टॉर्च थी, कुछ भी एक्सपाइजेड। ठीक है, तो उस कंडीशन में वो ये कह सकता है कि अच्छा ये बताइए कि जो आरोपी थे उस समय पहने क्या चीज़ पहने हुए थे, कौन से कलर के कपड़े थे, तो वो कहेगा कि भाई मैंने कपड़े नहीं चेक किए। तो यहाँ पर जो आरोपी पक्ष की तरफ से जो वकील होता है वो ये कहेगा कि अच्छा एक बात बताइए कि इतने बड़े शरीर पर आपने इतना बड़ा चेहरे से आपने दूर से पहचान लिया कि भाई ये ही है, उसके इतने जो कपड़े पहने हुए हैं उसको आपने देखा ही नहीं कि वो क्या पहने हुए हैं, आपने कपड़ों को नहीं पहचाना लेकिन चेहरे को पहचान लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लगता है जिस वजह से गवाहों की गवाहियों में कमी आती है। मतलब ये है कि यहाँ पर जब कोई गवाही होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर वकील गाइड करता है, अभियोजक पक्ष की तरफ से भी वकील गाइड करता है कि आप किस तरह से अदालत में गवाही देंगे। ठीक है ना, किस तरह से आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, इस तरह से आपको जवाब देना है, वो सारा कुछ वो वकील भी गाइड कर देता है। अभियोजन पक्ष की तरफ से जो वकील होता है वो भी जो गवाह होते हैं उनको भी गाइड कर देता है। लेकिन फिर भी अगर झूठा मामला होता है ना तो वो कहीं ना कहीं पकड़ जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सच मामलों में भी क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त आरोपी पक्ष की तरफ से जो वकील होता है वो मामले को इस तरह से जाल में फंसा देता है कि वो सही मामला भी गलत हो जाता है। ठीक है ना, तो ये होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त अगर कुछ कमी रह गई है, मान लीजिए कि अगर जो गवाही हुई है अगर उसमें कोई कमी रह गई है या फिर कोई कॉन्सेप्ट या कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, तो उस केस में अदालत की परमिशन के बाद जो अभियोजन की पक्ष की तरफ से जो वकील है वो री एग्जामिनेशन कर सकता है अपने गवाह का किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। जैसे कि गोली वाली बात है कि गोली 2 लगी थी कि 3 लगी थी, तो वो यहाँ पर बोल सकता है, या फिर उस चीज़ को क्लियर करने के लिए वो री एग्जामिनेशन कर सकता है गवाह के साथ दोबारा से। ठीक है ना, तो अगर री एग्जामिनेशन किसी भी मामले में होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आरोपी पक्ष को भी अधिकार है कि अगर किसी मामले में री एग्जामिनेशन होता है यानी किसी बात को क्लियर करने की कोशिश होती है तो उस क्लियर हो जाने के बाद फिर उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। ठीक है ना, और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद फिर उसमें कमियां निकालने की कोशिश होती है।
तो ये पूरा प्रोसेस है। इस तरह से देखा जाए तो हमने समझ लिया है कि जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस की जो तीनों स्टेज हैं, किस तरह से गवाही होती है। एग्जामिनेशन इन चीफ हमने समझ लिया है, यहाँ पर गवाह की गवाही होती है। क्रॉस एग्जामिनेशन हमने समझ लिया है, यहाँ पर आरोपी की पक्ष का वकील जरे करता है गवाहों से, ठीक है ना, और उसमें कमियां निकालने की कोशिश होती है। अगर जो है उसके बाद अगर कोई कमी रह जाती है गवाही में या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त कुछ गलती हो जाती है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, तो अदालत की इजाज़त के बाद री एग्जामिनेशन कर सकता है अभियोजन पक्ष का वकील, ठीक है ना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो है प्रोसिक्यूशन एविडेंस का। इस तरह से गवाही होती है और गवाही कंप्लीट हो जाने के बाद आई मीन जो भी एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद, यानी कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज को कंप्लीट हो जाने के बाद फाइल अगली स्टेप यानी कि सीआरपीसी की धारा 313 के बयानों में चली जाती है, ठीक है, यानी उस स्टेज पर पहुंच जाती है। अब उस स्टेज पे जाने के बाद क्या होता है, एक्चुअली आगे मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूं ताकि आप समझ लें। 313 में जाने के बाद आरोपी पक्ष के अब बयान होते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए, आरोपी पक्ष से पूछा जाता है कि आप अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर वो ये कहता है कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे अपना जुर्म कबूल है, ठीक है ना, या जो गवाह हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त भी उनकी गवाही को तोड़ा नहीं जा सका, वो बिल्कुल भी गुमराह नहीं हुए, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए, तो उस कंडीशन में या फिर उसे लग रहा है कि हाँ मैं फंस जाऊंगा, या फिर वो जेन्युइन अपराधी है, तो अगर आरोपी अपने जुर्म को कबूल कर रहा है तो अगला स्टेप आता है जजमेंट का, ठीक है ना। तो फाइल जजमेंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जहाँ पर आरोपी को सज़ा का प्रावधान है, वहाँ पर आरोपी को सज़ा मिलती है, जजमेंट जो भी होता है जजमेंट हो जाता है। लेकिन अगर वो ये कहता है कि नहीं मैं आर्गूमेंट करूंगा, यानी कि ट्रायल को फेस करूंगा, यानी कि मैं आगे बहस करूंगा, आगे मैं केस लड़ूंगा, तो उस केस में फाइल जो है आर्गूमेंट में चली जाती है, यानी कि बहस में चली जाती है। यहाँ पर दोनों वकील बहस करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो गवाही हुई थी, ठीक है ना, उस पर क्वेश्चन मार्क, जो गवाही होती उस पर बहस होती है, ठीक है, कि आपके गवाह ने ये गलत बोला या आपके गवाह ने जो गवाही दी, ठीक है, आरोपी की तरफ से जो वकील होता है उसका खंडन करता है कि वकील जो आपका गवाह है उसने गलत बोला कि 3 गोलियां मारी गई थी जबकि गोली एक ही लगी थी, ठीक है ना, या फिर गोली से मर्डर नहीं हुआ, उसका मर्डर तो गला रेत के हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो गवाहों में कमियों के आधार पर जो आर्गूमेंट होता है, बहस होती है, और बहस के बाद फाइनल आर्गूमेंट होता है अगला स्टेप में। फिर वहाँ पर दोनों वकील बहस करते हैं और फाइनल आर्गूमेंट के बाद फाइल जजमेंट में चली जाती है, वहाँ फैसला हो जाता है। लेकिन अगर मैं जो स्टेप बता रहा हूँ ये 313 बता रहा हूँ, सीआरपीसी 313 पे ये 3 स्टेप आते हैं वहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर देखा जाए तो फाइल 313 से जजमेंट में जा सकती है, ठीक है, आर्गूमेंट में फाइल जा सकती है, और तीसरा जो है वो है डिफेंस एविडेंस, यानी कि यहाँ पर आरोपी यानी कि आरोपी पक्ष का वकील ये कह सकता है कि हम अपने डिफेंस में यानी कि अपने बचाव में अदालत में सबूत और गवाहों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसे बोलते हैं डिफेंस एविडेंस स्टेज, ठीक है ना। ये एक अलग स्टेज है, ठीक है ना, ये लेकिन ये जब ही है जब आरोपी पक्ष अदालत में अपने सबूत और गवाहों को अदालत में प्रस्तुत करना चाहता है, तो वो कहेगा कि जज साहब हम डिफेंस में जाना चाहते हैं, यानी कि डिफेंस के तहत अदालत में सबूत और गवाहों को प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो अपनी तरफ से अदालत में सबूत और गवाहों को प्रस्तुत करेगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ पर वही आ गया जैसे कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस के तहत जो है अभियोजन पक्ष की तरफ से सबूत और गवाहों को प्रस्तुत किया गया था, और डिफेंस एविडेंस के तहत आरोपी पक्ष अपने बचाव के लिए सबूत और गवाहों को प्रस्तुत करता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही स्टेज आ जाती है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो ये वही स्टेज आ जाती है, यहाँ पर भी वही सारा कुछ होता है। अब यहाँ पर जो गवाह होंगे वो किस तरह के होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। गवाह इस तरह के हो सकते हैं कि अगर कोई गवाह ये कहता है कि जिस समय की घटना यानी कि घटना शाम के संडे के दिन शाम के 7 बजे की घटना है, और उसी दिन वो ये कहेगा कि उस समय वो ऐसे किसी गवाह को अदालत में प्रस्तुत कर सकता है जो ये कहे कि भाई जिस समय की घटना है उस समय तो ये जो आरोपी व्यक्ति है मेरे साथ मुंबई में, ठीक है ना, उस हॉल में मूवी देख रहा था, कुछ भी बोल सकता है, या उस समय मैं हवाई जहाज से ट्रेवल कर रहा था, उस समय तो मेरी फ्लाइट थी या आरोपी की फ्लाइट थी,
ठीक है ना, वो कह देगा कि हाँ मेरे साथ था, या फिर वो ऐसे बोल सकता है कि उस समय आरोपी तो उस कार्यक्रम में बिजी था। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से वो इस बात को साबित करेगा कि जिस समय की घटना बताई गई है उस समय मैं कहाँ था, उस समय बिजी था, किसके साथ, आरोपी के साथ। वो इस चीज़ को शो करेगा कि आरोपी मेरे साथ था या उस समय आरोपी उस जगह पे बिजी था। या फिर वो इस तरह का गवाह प्रस्तुत कर सकता है जिससे वो ये कहे कि जिस समय की घटना है उस समय ये भी वहाँ पर मौजूद था, और उसने ये जो गवाह होगा वो ये कहेगा कि हाँ मैं उस समय मौजूद था जहाँ पर व्यक्तियों को मारा, जिस व्यक्ति को मारा गया मैंने देखा कि वहाँ पर ये नहीं थे बल्कि कोई और व्यक्ति था, उसने जो है उस व्यक्ति को मारा था। तो इस तरह से वो अपने डिफेंस में गवाहों को प्रस्तुत करता है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद अभियोजन पक्ष की तरफ से जो वकील होता है वो उन गवाहों से क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। ठीक है ना, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसमें कमी निकालेगा, कमी पकड़ेगा कि भाई ये कहाँ तक झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है। ठीक है ना, तो उसको वो एक तरह से एक्सपोज करने की कोशिश करेगा। उसको इस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है तो उस केस में अदालत की परमिशन के बाद आरोपी पक्ष का वकील, ठीक है ना, री एग्जामिनेशन करता है अपने गवाह का, उसे दुरुस्त करता है। उसके बाद फिर से क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। तो इस तरह से अदालतों में देखा जाए तो छोटे छोटे केस भी लंबे चल रहे हैं। मतलब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो फाइल, एक तरह से देखा जाए जो सबसे ज़्यादा फाइल फंसती है वो एविडेंस में ही फंसती है। ठीक है ना, कहीं पर प्रोसिक्यूशन एविडेंस यानी कि अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालतों में सबूत प्रस्तुत नहीं हो पा रहे हैं, फाइलें पड़ी हुई हैं पेंडिंग में। कहीं अगर फाइल मान लीजिए कि आगे बढ़ जाती है तो डिफेंस एविडेंस की तरफ से, आरोपी पक्ष की तरफ से मतलब अदालत में सबूत और गवाहों को प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है। कभी कोई गवाह आ रहा है या फिर कभी पता लग रहा है कि आज छुट्टी है, आज जज साहब नहीं है, ठीक है ना, कि आज जो है गवाह बीमार है। इस तरह की कंडीशनें आती रहती हैं और इस वजह से तारीखें बढ़ती रहती हैं। वैसे देखा जाए अगर अदालत की सही तरीके से कार्रवाई होती है तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेज है यानी कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस की जो स्टेज है वो 1.5 साल के बाद यानी कि 1 साल के बाद कभी भी आ सकती है। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए मुकदमे को 3 से 4 साल तक लग जाते हैं। जो डिफेंस एविडेंस की जो ये तीनों स्टेज हैं ये कंप्लीट हो जाती हैं, दोनों वकील सेटिस्फाई हो जाते हैं अपनी तरफ से। कोई वकील नहीं कहता है कि अब मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करना है, कोई कहता है कि अब मुझे री एग्जामिनेशन नहीं करना है, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगला स्टेप क्या आता है, उसके बाद फिर आर्गूमेंट होता है। ठीक है, दोनों वकील बहस करते हैं, अगर उनके गवाही में कुछ कमी है तो उसको एक्सपोज किया जाता है। ठीक है, एक्सपोज करने के बाद यानी कि उसको आर्गूमेंट हो जाने के बाद फिर फाइल फाइनल आर्गूमेंट में जाती है। ठीक है, अगले स्टेप जो बता रहा हूँ फाइनल आर्गूमेंट का है। फाइनल आर्गूमेंट में दोनों पक्ष के वकील जो है बहस करते हैं और बहस करने के बाद जो फाइल है अगले स्टेप यानी कि जजमेंट में चली जाती है और वहाँ पर जो भी जजमेंट है, जो भी अदालत है, तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत फैसला सुना देती है। तो ये पूरा प्रोसेस है। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है, लेकिन इन पूरे प्रोसेस में जो मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है मेनली वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस और दूसरा जो डिफेंस एविडेंस, इन दो पॉइंट्स यानी कि 2 स्टेजों को मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है। लेकिन पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से फाइल आगे बढ़ती है। इसमें मैंने आपको मेजर स्टेप बताए हैं। तो आप ये सोचेंगे कि मैंने वारंट का नाम नहीं लिया या मैंने सम्मन का नाम नहीं लिया, ठीक है ना, या फिर मैंने कुर्की का जिक्र नहीं किया या फिर मैंने इस तरह की चीज़ों का जिक्र नहीं किया। तो मैंने आपको बता रहा हूँ, मैंने ये शॉर्ट में और जो मेन स्टेप है, जो मेजर स्टेप है, उनको एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, तो आप ये ना सोचें कि इसका नाम नहीं लिया, ये तो होता ही नहीं है, ये तो गलत बता रहे हैं। ठीक है ना, तो मैंने मेजर स्टेपों को बताया। अगर मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा ना तो वीडियो 2-3 घंटे की जाके बनेगी। ठीक है, तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। मेरे में भी इतनी ताकत नहीं है कि इसी को एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है ना, तो आगे के जो स्टेप हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस के तहत किस तरह से गवाहों की गवाही होती है, किस तरह से वो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, किस तरह से मैन एग्जामिनेशन होता है, किस तरह से री एग्जामिनेशन होता है। ये पूरा आप समझ गए होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।